इंडियन सिटीजन नहीं हूँ। पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है, इससे कोई भारतीय नहीं बनता। दहशतगर्दी न कोई शुरू कर सकता है न ही ख़त्म, ये कुदरती है। ऐसा कहना है अमृतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति का, जो पंजाब के हैं और खालिस्तान के समर्थक बताए जाते हैं। वारिस पंजाब डे एक संगठन है, उसके चीफ हैं। इनके जो बयान है वो 23 तारीख के बाद से एक घटना भारत में हुई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट है 5 दिन से पिछले, और पूरे भारत में इनको लेकर के टेलीविज़न चैनल पे, मीडिया में चर्चाएं भी हो रही हैं। अमृतपाल एकदम से सुर्खियों में आए, क्यों आए ये समझ लें ज़रा। अपने एक सहयोगी की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन इनके लोगों ने किए, जिसमें हिंसा भी हुई, और इस हिंसा के लिए उन्होंने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया, पंजाब पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। आमतौर पर अमृतपाल जो हैं वो उन हथियारबंद लोगों के साथ में घिरे रहते हैं, और उनके साथ में एक लंबा काफिला, अगर वो ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो एक लंबा काफिला होता है और वो लोग हथियारों से लैस होते हैं। इनके अपने एक सहयोगी हैं, लवली सिंह तूफान उनका नाम है। उनको लेकर के अभी हाल ही में ये जो चर्चा में आए हैं, कुछ ऐसा हुआ पंजाब के अंदर जो पूरी दुनिया में सुर्खी बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा अलग लेके जाते हैं इस टॉपिक से, थोड़ा सा अलग। हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर खालिस्तान समर्थकों ने कई मंदिरों पर हमले किए, और वहाँ पर उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इसी तरह से कनाडा के अंदर अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ के वीडियो वगैरह होते हैं कि खालिस्तान समर्थक वहाँ पर अपने जो कार्यक्रम है उनको करते रहते हैं, और भारत सरकार के ख़िलाफ़ या भारत के ख़िलाफ़ उनका जो नज़रिया है वो अच्छा नहीं है। वो अलग एक पंजाब की मांग करते हैं, और ये एक देश में नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में, जिसमें यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, अमेरिका शामिल है, उनमें इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। अमृतपाल सिंह अभी ये कुछ वक्त से पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ज़्यादा चर्चा में आते रहे। अब जो चर्चा में है वो लवली सिंह जो तूफान सिंह हैं, इनके साथी, उनको लेकर के हैं। जानकारी के मुताबिक जो मामला जो फिलहाल हुए, उसमें अमृतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके सहयोगी लवीप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। इसलिए वो अपने सैकड़ों वारिस पंजाब के समर्थक अमृतसर के अजनाला में पुलिस से मिलने गए, जहां लवली सिंह को रखा गया था। यानी लवली सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था। उनको छुड़वाने के लिए ये थाने पर पहुंचे थे। अमृतपाल ने मीडिया में जो बातें आ रही हैं उसको लेकर के अपने ऊपर जो आरोप लगे थे उसको गलत बताते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने लाठी चार्ज करने से पहले हमारे वाहनों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने लोगों पर लाठी चार्ज नहीं किया होता तो हिंसा नहीं की। उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वो अपने साथ सिखों के पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहब है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी पालकी का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के वो गए थे और थाने में दाखिल हो गए थे। वहाँ से लवीप्रीत सिंह और तूफान सिंह को पुलिस की हिरासत से वो ले आए थे निकाल करके। अब लवीप्रीत सिंह जो है वो भी इनके अपने बहुत करीबी साथी बताए जाते हैं, और वो कुछ वक्त पहले ही इनके साथ एसोसिएट हुए हैं। पंजाब में खालिस्तान का जो मुद्दा है या इशू है वो लंबे वक्त से चल रहा है, और उसी इशू को लेकर के भारत के अंदर आतंकवाद की जो शुरुआत हुई वो जब 1984 में गोल्डन टेम्पल का मामला सामने आता है,
इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उस वक्त गोल्डन टेम्पल पर एक मिलिट्री के जरिए जो कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जो हालात बने देश के अंदर, उसमें काफ़ी सिखों को 3000 के करीब उनकी संख्या है, उनकी शहादत हुई थी और बहुत सारे लोग उसमें नुकसान और तरीके से हुए, उनकी संपत्तियों को जला दिया गया। इससे खफा होकर के पंजाब के जो सिख थे उन्होंने आतंकवाद की राह पकड़ी और उसी में इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार थी, उनकी हत्या भी अंजाम दी गई। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर। अब जो अमृतपाल का एक के रूप में जो व्यक्ति सामने आया है, वो बहुत खुल करके तमाम बातें अपनी मीडिया के जरिए कह रहा है और उसने सीधे सीधे भारत का जो पासपोर्ट है उसको बोला कि वो एक कोई भारतीयता या नागरिकता का कोई दस्तावेज नहीं है, वो एक ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, उसका एक दस्तावेज है और मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। तो इसी को लेकर के हम आज की जो रिपोर्ट है अपनी, उसमें कुछ तथ्यों पर बात करना चाहते हैं। बात कुछ इस तरह से है कि 1947 में भारत का बंटवारा जिस समय हुआ, अच्छा यहाँ बता दें कि भारत का बंटवारा ब्रिटिश राज की एक पॉलिसी थी और उसको न तो भारत के जो लोग लीडर थे वो और न कांग्रेस की लीडर और न मुस्लिम लीग के लीडर उसको टाल नहीं सकते थे, यानी बंटवारे को नहीं रोक सकते थे ये लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत का विभाजन करके ही जाना था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। ब्रिटिश राज ये समझता था कि अगर इतना बड़ा देश हम एक देश छोड़ देते हैं तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा चुनौती पूरी दुनिया के लिए बनेगा और उससे जो यूरोप के देश हैं, ब्रिटिश के जो राज है, उसको नुकसान होने का उनको अंदाज़ा था। भारत के बंटवारे के वक्त में ही और उससे पहले भारत के अंदर हिंदुत्ववादी जो संगठन थे वो एक्टिव थे और वो भारत के जो लिए जो भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे थे, कार्यक्रम चल रहे थे और जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उसके विरुद्ध अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, वो उसके समर्थक थे। जब बंटवारे का वक्त आया तो जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस थी, जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे भारत के अंदर, वो चाहते थे कि हमारे हाथ में सरकार भारत की आए और भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। खैर बंटवारा होता है और बंटवारे के बाद भारत में एक व्यवस्था कायम की जाती है। जो उस वक्त के पहले भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और उनके जो बाकी एसोसिएट उनके साथी थे, सरदार पटेल और बाकी तमाम लोग, और आज़ादी से पहले जिन लोगों ने सहयोग दिया था, उनके सलाह मशवरे से एक व्यवस्था कायम की जाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहेगा और यहाँ पे सभी लोगों के, सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी तरह के लोगों के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। हर एक को बराबर का अधिकार होगा और किसी के साथ किसी भी लेवल पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हिंदुत्ववादी विचारधारा थी वो उससे संतुष्ट नहीं हुई और वो निरंतर मुस्तकिल लगातार काम करते रहे और काम करते करते वो वक्त पे जब भी उनको मौके मिले वो हिंदू राष्ट्र की जो अपनी विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाते रहे। अब सवाल ये आता है कि एक संगठन बात करता है देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की, सिख समाज के लोग या सब पूरा समाज नहीं, कुछ ही लोग सही बात करते हैं भारत के अंदर खालिस्तान, भारत से अलग एक देश बनाने की खालिस्तान, जो उनकी सिख आइडेंटिटी और सिख समाज के जो अपने तौर तरीके हैं और जो उनका खोया हुआ पूरा प्राइड है। चूँकि आजकल जो एक दुनिया भर में एक ट्रेंड चला हुआ है, वो पुराने वक्त में जीना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं और सभी ऐसा, जैसे भारत के अंदर भी बात होती है कि यहाँ पे हज़ारों हज़ार साल पहले न्यूक्लियर बम थे, हवा में उड़ने वाले जहाज़ थे, दूर तक पार करने वाले मिसाइल थे, इंटरनेट था हज़ारों साल पहले। उसका वो फिर हवाला रामायण और महाभारत वगैरह और दूसरे जो
चीज़ें हैं उनसे देते हैं, और सर्जरी का बताते हैं कि हज़ारों साल पहले भारत में सर्जरी, वो फिर गणेश जी का उदाहरण उसमें दिया जाता है। और ये बातें हमारे बड़े लेवल पे, प्रधानमंत्री के लेवल पे भी इस तरह की चीज़ें कही जाती रहती हैं। खैर, दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है, ग्रेट ब्रिटेन मौजूद है ही, पाकिस्तान को भी कश्मीर को मिलाकर के एक अजीम पाकिस्तान बनाना है, भारत को अखंड भारत बनाना है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस और जो अड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको मिला करके एक अखंड भारत, ऐसा भारत कभी रहा होगा इतिहास में अब से 10-20 हज़ार साल पहले, 2-4 हज़ार साल पहले, तो वो अखंड भारत बनाने की बात होती है। फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। तो पिछला जो समय था उसमें जो प्राइड था उसको हासिल करना चाहते हैं, और उस तरीके से आमतौर पर जीने की जो ख्वाहिश है वो लोग करते हैं। पंजाब के अंदर भी जो सिख डिमांड करते हैं खालिस्तान की, तो उनका अपना बताना है कि सिखों ने बहुत अच्छी हुकूमत की और बहुत शानदार हुकूमत की, दुनिया में सबसे अच्छी हुकूमत सिख राज था महाराजा रणजीत सिंह और दूसरों के वक्त में। तो वो उस तरह का एक अपना हुकूमत चाहते हैं। ये जो टकराव है विचारों के और सभ्यताओं के, ये सभ्यताओं के टकराव हैं, विचारों के भी नहीं है, क्योंकि एक वर्ग को हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसा, जिसमें संविधान न हो, जो मनुस्मृति उसका संविधान हो, जिसमें सारे लोगों के अधिकार एक जैसे न हो, कुछ लोगों को के पास ही सारे अधिकार हों, बाकी लोग उनके अपने स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। तो यहाँ पर दोनों विचार एक साथ में इन दिनों अपना आगे बढ़ रहे हैं। अब चूँकि ये बिल्कुल मामला बहुत वक्त के बाद में एकदम से सामने आया अमृतपाल सिंह को लेकर के, और अमृतपाल सिंह के जो वीडियो चल रहे हैं उसमें उसी तरह की बात हो रही है जिस तरह की हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी जो लोग हैं वो बात करते हैं। तो यहाँ पर अब ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हिंदुत्ववादी लोगों की जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो सही है या गलत है, और अमृतपाल सिंह की गलत है। अगर एक की गलत है तो दूसरे की सही कैसे हो सकती है, और दूसरे की सही है तो एक की उसकी गलत कैसे हो सकती है। तो अमृतपाल जो बात कह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं, दोनों की एक ही जैसी बात हुई। अब ये अमृतपाल सिंह है कौन, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। पंजाब की राजनीति में ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त से चर्चा में आए हैं। 29-30 साल इनकी उम्र है और खालिस्तान के समर्थक बताए जाते हैं। पिछले साल जो एक्टर थे दीप सिंह सिद्धू, उनकी मौत के बाद वारिस पंजाब दा संगठन की कमान इन्होंने दुबई से लौटने के बाद उसकी संभाली। इससे पहले जो चीफ सिद्धू थे उन्होंने इस संगठन को बनाया था और वो उसके प्रमुख थे। ये दीप सिद्धू पंजाब के एक बहुत मशहूर एक्टर हुए, गायक हुए, और ये किसान आंदोलन के वक्त में उस वक्त चर्चा में बहुत ज़्यादा आए थे और इनके ऊपर टेलीविज़न पे बड़ा हंगामा हुआ था और विपक्षी पार्टियों ने भी बात की थी, और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से तो इनको लेकर के, दीप सिद्धू को लेकर तरह तरह की बातें उस वक्त कही गई थी टेलीविज़न डिबेट वगैरह में। जब किसानों ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर के सामने से गुजरते हुए लाल किले में अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर खालिस्तान का एक झंडा या पंजाब का झंडा जो था अपनी आइडेंटिटी का, जिस तरह से आरएसएस का अपना एक झंडा है केसरिया, उसी तरह से सिख समाज का अपना झंडा है और वो उनका धार्मिक झंडा है, वो वहाँ उन्होंने लाल किले पर फहरा दिया था। तो दीप सिद्धू उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। अमृतपाल का जो जन्म है वो अमृतसर के जादू खेड़ा गांव में हुआ। उनकी शादी अभी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। अपने परिवार के बारे में वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वो कहती है निजी ज़िंदगी में दखल देने जैसा है। अमृतपाल सिंह की जो स्कूली शिक्षा है
वो उन्होंने हासिल करने के बाद रोज़गार की तलाश में वो अरब चले गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ दिन अपना काम किया और ट्रक ड्राइवर या जो भी अपना काम करते थे दुबई में रह करके वो वहाँ पर अपना कारोबार करते रहे और अपनी रोजी रोटी कमाते रहे। वहाँ दुबई से वापस आने के बाद उनका जुड़ाव हुआ दीप सिद्धू से, और दीप सिद्धू की जो मृत्यु हुई, अचानक उनकी मौत हुई थी एक एक्सीडेंट में, कार हादसे में। उसके बाद में फिर अमृतपाल उनके बनाए हुए वारिस पंजाब के चीफ बने, हेड बने। जिस तरह से आरएसएस का चीफ है, इसी तरह से वारिस पंजाब के वो चीफ हैं। अमृतपाल कहते हैं कि वो जो 1984 में नरसंहार हुआ उसके ऊपर भी एक बात करते हैं, और वो कहते हैं कि एक तो हमारा नरसंहार हुआ और फिर उस नरसंहार की चर्चा को भी वर्जित कर देना चाहते हैं। ऐसे में जब तक इसकी चर्चा करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह काम खुद नहीं कर रहे हैं, हमसे यह करवाया जा रहा है। अपने विरोधियों के बारे में वो कहते हैं कि उन्हें तो विरोध करना है। जो लोग कहते हैं कि दीप सिद्धू के पांव उखड़ जाएंगे, आज उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अमृतपाल सिंह आगे कहते हैं कि पुराने संगठन नए लोगों, खासकर स्वतंत्र विचारों को जगह नहीं देते। वहीं अकाली दल को लेकर के भी उनके अपने विचार हैं और वो बहुत साफ तरीके से कहते हैं। अकाली दल के बारे में उनका कहना है कि अकाली दल सिख पंथ का है और इसे सिखों को और इसे पंथ को लौटा देना चाहिए। वो मानते हैं कि सिख पंथ किसी खास दल की पहचान का मोहताज नहीं है। अमृतपाल कहते हैं कि जो पुरुष देश में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं उन्हें फिर से सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए और कम से कम पाप की क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा, अमृतपाल बहुत साफ तरीके से इस वक्त डिमांड कर रहे हैं एक अलग पंजाब की। ये जो चीज़ें हो रही हैं उसमें राजनीति भी हो रही है और लोग आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से जो कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक हैं उनके हौसले बुलंद हुए हैं। तो यहाँ ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ पंजाब जो है वो एक आम आदमी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो नेशन की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। पंजाब का गौरव, पंजाब का जो मटेरियल है वो हिंदुस्तान के लिए प्राउड की बात है। और पंजाब ने हमेशा हर वक्त में, हर दौर में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत उनका कंट्रीब्यूशन देश के साथ रहता है, सेना से लेकर के और तमाम चीज़ों में। पंजाब के जो लोग हैं उनकी जो तादाद है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ज़्यादा जंगें हुई, चाइना से जंग हो या पाकिस्तान से मुकाबले हो, उसमें पंजाब ही है। पंजाब के लोग बहुत डट के मुकाबला करते हैं और ये एक बहादुर कौम है पंजाब सिख कौम। इनकी बहादुरी बेमिसाल है। इतिहास में इनके बहादुरी के कारनामे बहुत दर्ज हैं और इसी वजह से इनकी बहादुरी को देखकर अंग्रेज भी इनसे डरते थे, घबराते थे। सिखों से वो अंग्रेज पंगा नहीं लेते थे। यह अलग बात है, वो पॉलिटिकल कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे आज बात करने का वक्त नहीं है। फ़िलहाल हम सिर्फ अमृतपाल के ऊपर बात कर रहे थे। अमृतपाल को लेकर के जो चीज़ें एकदम से सामने आ रही हैं वो भारत सरकार के लिए प्रॉब्लम वाली है। और यहाँ पर हम ये बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि इसमें पंजाब सरकार का जो फेलियर है सो है ही। असल जो फेलियर है वो है भारत की सरकार का। भारत सरकार को देखिए, कहते हैं कि आप कीचड़ में कंकड़ न मारें। अगर आप कहीं किसी तरीके से किसी को भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ऊपर भी आता है। फिर हम भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं, फिर प्रॉब्लम हमारी अपनी निजी ज़िंदगी में भी होती है। इसी तरह से हमारी सरकार बयान ये देती है कि हमने कभी किसी दूसरे देश के मामलात में हस्तक्षेप नहीं किए, वहीं बहुत खुल करके हमारे नेता
प्राउड फील करते हुए संसद हो, सड़क हो, हर जगह कहते हैं कि हमने बांग्लादेश बनवाया, भारत ने। अब ये स्ट्रेटेजिकल चीज़ें होती हैं, पॉलिसी की चीज़ें होती हैं, जिनको लेकर के आमतौर पर पब्लिकली बात नहीं की जाती है। अब संसद के अंदर जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे भारत के, प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संसद में बयान दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मीटिंगों में बैठ कर के डिस्कशन की बातें हैं कि हम पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वो, और बलूचिस्तान के लोगों के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग से फ़ंड रखा है और उनकी हम हिमायत करेंगे। जब आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात रिलेशन किस तरह के हैं, वहाँ इस तरह की बात आप संसद के अंदर कहना हो तो फिर उसको कहिए बगैर मीडिया, बगैर रिकॉर्डिंग के, जो कैमरों में दर्ज ना हो और बाहर ना आए, या बैठ कर के करिए मीटिंग्स में। इसी तरह से गृह मंत्री भारत के अमित शाह कहते हैं, वो भी गलत बयान था, जिसके बाद लद्दाख का इशू भारत के अंदर खड़ा हुआ है, जहाँ चाइना ने अंदर दाखिल होकर के भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। कि हम पीओके भारत का हिस्सा है, सभी मानते हैं, और अक्साई चीन जो चीन के पास है वो भी भारत का हिस्सा है, ये भी मानते हैं, और उसको हम वापस लेंगे। आप कैसे वापस लेंगे? बयान दे करके, टेलीविज़न पे बोल करके। तो ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं, सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं, इन इश्यूज़ पर पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए और नहीं की जाती है। अभी जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बोला कि चाइना एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत छोटी अर्थव्यवस्था है। बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से हम चाइना से युद्ध नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। अब ये एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू में बात बोल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये भी पॉलिसी मैटर्स हैं। आप सरकार की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैं या कहीं और मीटिंग्स हैं उसमें बैठ कर के बात कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं? इसके जो इम्पैक्ट हैं, इसके जो असर हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं। हर देश, अभी जैसा अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था, 20 साल तक वहाँ युद्ध चला, उसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी। तो अब चीज़ें छिपी नहीं रह पाती, हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है। अमृतपाल का जो इशू अभी खड़ा हुआ है, उसमें एक बयान भगवंत सिंह मान का है, और उस पर हम बताना चाहेंगे क्या कहा है भगवंत सिंह मान, जो पंजाब के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, वहीं से इनकी दुकान चल रही है। ये पंजाब के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं। एक बयान और है, ये हम न्यूज़ 24 का एक ट्वीट है, उसको आपको पढ़ के बता रहे हैं। एक और ट्वीट है न्यूज़ 24 का, मुझे फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है मैं अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ बोलना बंद नहीं किया, मैंने अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ बोलना बंद नहीं किया तो नतीजे बहुत ख़तरनाक होंगे। ये एक सांसद हैं कांग्रेस के, नवनीत सिंह बिट्टू, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये उनका बयान था जो अभी हम पढ़ के बता रहे थे। पंजाब में जो अब खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। इन चीज़ों को बैठ करके सॉर्ट आउट करना चाहिए, और जो लोग हिंदू राष्ट्र की अपनी जो कल्पना लेकर के बैठे हुए हैं, सरकार को चाहिए कि उसको दमन करे, और कोर्ट को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई के कुछ प्रावधान सरकार से बनवाने के लिए करे। आप एक राष्ट्र में रह करके, भारत जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत के बंटवारे के वक्त से पहले ही प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, उन लोगों ने भारत कैसा होगा इसको लेकर के बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने अगर अपना काम नहीं किया होता उस वक्त में, भारत के बंटवारे से या भारत की आज़ादी से पहले, तो भारत के हालात पाकिस्तान जैसे होते जो अब वहाँ पाकिस्तान में है। वहाँ सुप्रीम है फौज, यहाँ सुप्रीम है भारत का संविधान। तो ये तमाम चीज़ें सोचना चाहिए कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट में राइट्स सबको मिलते हैं, संविधान से देश चला करते हैं, व्यवस्थाएं संविधान से चलती हैं, कानून से चलती हैं, और उसमें अपनी बात कहने के सबको हक होते हैं। अगेंस्ट नेशन बातें नहीं होती।
अब जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो अगेंस्ट नेशन है। हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे? भारत को विभाजित करके या भारत का संविधान बदल के? खालिस्तान कैसे बनेगा? भारत से अलग होने के बाद ही बनेगा ना। एक देश अलग बन जाएगा पंजाब, तो वो खालिस्तान हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे बनेगा? तमाम दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबके अधिकारों को खत्म करके, मनुस्मृति को लागू करके। तो ये जो विचारधारा है उस पर लगाम लगे, और इसके लिए संविधान में अगर संशोधन करना पड़े तो किए जाने चाहिए। क्योंकि अब अगर जो देश है भारत, वो एक खूबसूरत देश है, बहुत खूबसूरत है। पंजाब इसमें भारत का एक, जैसे कहना चाहिए, सर का ताज, उस तरह से है। और पंजाब की संस्कृति बेमिसाल है। वहाँ का गीत संगीत, भांगड़ा, वहाँ की ज़बान, पहनावा, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से देश की के और जो सूबे हैं और जो राज्य, उनकी अपनी खूबसूरती है। तरह तरह के अपने लोगों के कल्चर हैं, सब मिलाकर के एक भारत बनता है, और एक खूबसूरत भारत बनता है जो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। दुनिया में ऐसा देश कहीं है नहीं। तो हम भारत को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ें। और ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है और हिंदू राष्ट्र की बातें करने वाले हैं, खुलेआम तलवारें लहरा करके बात करते हैं, वीडियो जारी करके वो धमकियां दे करके बात करते हैं, गर्दन काटने की, जबान काटने की, नाक कान काटने की बातें करते हैं, इनाम रख देते हैं और आज़ाद घूमते हैं, मज़े लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। देश इस तरह से नहीं चला करते हैं। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए, इन पर लगाम लगना चाहिए। और अमृतपाल का जो विचार है उसको भी बिल्कुल, उसका भी एंड होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का जो विचार है उसका भी एंड होना चाहिए। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़। Hindu population, Punjabi Hindus are totally different from rest of Hindus in India. I was talking to a Hindu guy. He said our relatives from out of Punjab is calling that is this unsafe there, and that Hindu guy was in the protest yesterday. So when media propagates something, it's very easy to feel that Hindus are unsafe. But when we talk about Khalistan, Khalsa Raj, Maharaja Ranjit Singh's empire, Hindus will prosper because it's not about Sikh. When we are talking about drug issues, it's not just Sikhs are suffering. Yes, Sikhs are suffering more, but it's the Hindus, the migration issues, the capitalism, the industries, the Reliance or other the bigger industries coming to Punjab and destroying the local economy. Hindus are mostly affected by those because they are the shop owners, they are the local business owners. So when we say Hindus, it's just not because Hindus will also prosper with the idea of Khalistan. It's in their favor. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। 10 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, 10 ਤੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, 10 ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਣ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਅਮਿਤ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। 10 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, 10 ਤੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, 10 ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਣ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ।
ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। साइड पे रन ब्लॉकिंग, ठीक है, ठीक है। वो पीछे गड्डी चले, वो गड्डी चले, वो पीछे गड्डी चले, वो जीप वो पिछली जी सेकंड जीप। मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म रक्षा और गौ रक्षा संकल्प है। हिंदुओं, अगर आज भी तुम ना खड़े हुए तो याद रखो गजवा हिंद में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। कम से कम 20 करोड़ युवा आगे आएगा मोनू मानेसर बन करके। अगर है शक्ति उस युवा से भिड़ने की तो बना लो जेलें, सारे स्कूल सारे कॉलेजों को जेल तैयार बना करके तैयार कर लो। भारत के सारे स्कूल और कॉलेजों को मैं कह रहा हूँ जेल बनाओ, और हमारे उस जेल बनाओ आंदोलन में हमें मोनू मानेसर। मेरे घर में अगर कोई कसाई, कोई जिहादी आतंकवादी मुसलमान आ गया और मेरे घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के यहाँ छुरी रख दी, बस मैं इस देश के मैं इन जजों से और इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं थाने जाऊं? ये आप मेरा जवाब दे देना, या अपने बच्चों को कटवा लूं, या इस्लाम कबूल कर लूं। क्योंकि इन जिहादियों के पास चाकू तलवारें धार लगी हुई पड़ी हुई हैं, इनके घर से तो जमा नहीं कर रहे, और हमारे घर से सब्जी काटने वाले चाकू उठा उठा के ले आने की धमकी देते हैं लोग। मैं साफ बोलूंगा, राजस्थान खूनी पुलिस जिसने एक माँ के पेट में 9 महीने का बच्चा मार दिया, सबसे पहले वो सारे के सारे पुलिस वालों को गिरफ्तार करो। मेवात मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे सेकंडों में गला काट दिए जाते हैं, और यहाँ 102 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। कोई पुलिस नहीं जाती, जावा पुलिस से मार दे। अभी तुमने देख ना डम फटते को चल दिया एसपी, पुलिस भी अंदर घुसने डर पुलिस क्या भाई, तुम खुद डरोगे, जाओ ना करो मीडिया। जो ये हिंदू ऐसे है ना, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने, जब तुम बचोगे ही नहीं ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं उर्स बोस्ते और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम आज पहुंची हुई है हथिन में, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर मोनू मानेसर का समर्थन में एक बड़ा जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है और रैली हो रही है। ओ न्यूज़ हिंदी आपको पहले से भी मोनू मानेसर केस की रिपोर्ट दिखा रहा था, ग्राउंड जीरो से तमाम जो लोग हैं उसके समर्थन में आए हुए थे। आज हमारे साथ बात करने के लिए अमित सिंह राठौर जी मौजूद हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका यहाँ पर क्या कहना है। अमित भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना आज हथिन में पहुंची हुई है हरियाणा में, क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ पे पहुंचने की और क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश? देखिए, साफ संदेश है, धर्म रक्षा में कोई भी हमारा योद्धा अगर अकेला पड़ेगा